इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने विभिन्न आहार के प्रकार और पोषण के बारे में अध्ययन किया था। हमने जो है आहार कितने प्रकार के होते हैं, आहार किसे कहा जाता है, या पोषण कितने प्रकार के होते हैं हमने बताया था। पोषण दो प्रकार के, सुपोषण और कुपोषण होते हैं, और संतुलित आहार के भी बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फ्रेंड्स, तो आज हम विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या कार्य हैं, किन किन माध्यमों से ये हमें प्राप्त होते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानना जरूरी है पोषक तत्व जो है वो कितने प्रकार के हैं। पोषक तत्व को कितने भागों में बांटा गया, कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले पोषक तत्व जो है वो 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे मुख्यतः 5 प्रकार के पोषक तत्व हैं। इन्हें हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पोषक तत्वों को हम 2 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला देखते हैं, समझते हैं इसको। पोषक तत्व, इनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ऐसे मुख्यतः पोषक तत्व जो है वो 5 प्रकार के होते हैं और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। इनको इस तरह से हम समझ सकते हैं। पहला आपका हो गया जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी दीर्घ पोषक तत्व, और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। इन्हें 2 भागों में बांट कर हम आगे बढ़ते हैं। कैसे हो, कितने प्रकार के हैं ये पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट हुआ यानी दीर्घ पोषक तत्व, दीर्घ पोषक तत्व, और दूसरा आपका है माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसको कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। पहला आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी दीर्घ पोषक तत्व, और दूसरा आपका हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। अब ये देखना है कि दीर्घ पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी दीर्घ पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर में अधिक आवश्यकता होती है, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर में अपेक्षाकृत कम आवश्यकता होती है, इसकी अपेक्षा कम आवश्यकता होती है, उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, कम महत्वपूर्ण दोनों ही उतने हैं। इसकी भी कमी से हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, और इसकी भी कमी होने पे भी हम स्वस्थ। महत्वपूर्ण दोनों हैं, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, बट इसकी अपेक्षा इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में कम होती है। तो दीर्घ पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर में ज्यादा होती है, जिसकी आवश्यकता ज्यादा हो, शरीर में जिसकी आवश्यकता ज्यादा हो उसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। अपेक्षाकृत जिसकी आवश्यकता को अपेक्षाकृत
कम आवश्यकता होती है। इसकी अधिक आवश्यकता होती है, बट इसकी अपेक्षा उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट की शरीर को कम आवश्यकता होती है, बट इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए दोनों है, शरीर के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। अब ये समझना होगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं, यानी दीर्घ पोषक तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। दीर्घ पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला आपका हुआ कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा आपका हुआ प्रोटीन, और तीसरा आपका हुआ फैट। इसको कितने भागों में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में इसको बांटा गया। और माइक्रो जो है इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका हुआ विटामिन्स, हो गया, और दूसरा आपका मिनरल्स हो गया। ओके, दूसरा आपका मिनरल्स हो गया। अब समझ में आया। पोषक तत्वों को हम 2 भागों में बांटते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। और मैक्रो को 3 भागों में बांटा गया है, जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। और मैक्रो जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है उसे हम मैक्रो यानी दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं। और माइक्रो जिसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, इसकी अपेक्षाकृत हमारे शरीर में कम आवश्यकता होती है। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। ओके, समझ में आया। आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं साइड में हो जा रही हूँ। अब हम इसको आप लोगों ने नोट कर दिया। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। अब हम विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या कार्य हैं, उनके मुख्य कार्य क्या हैं, कौन कौन से पोषक तत्व हैं और उनकी अतिरिक्त कार्य क्या हैं। ओके, ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से बताते हैं। विभिन्न पोषक तत्व हमारे जो हैं, मुख्यतः हमारे 5 पोषक तत्व हैं, लेकिन हम उसमें जल को भी ऐड कर सकते हैं। कई जगह जल को भी ऐड किया गया, बट मुख्यतः हमारे 5 पोषक तत्व हैं। अब हम उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब पोषक तत्व जो है यहाँ आपके हो गए पोषक तत्व। इसको हम कई भागों में बांट के समझेंगे, उससे माइंड में वो बना रहता है और बाउंस नहीं होता है। इसलिए छोटे छोटे भागों में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पोषक तत्व हो गए, यहाँ पोषक तत्वों के मुख्य कार्य क्या है उसको हम लोग देखेंगे। और तीसरा आपका हो गया अतिरिक्त कार्य। हम विभिन्न पोषक तत्वों के मुख्य और अतिरिक्त कार्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आपका हो गया ये कार्बोहाइड्रेट, अब फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट का
मुख्य कार्य क्या होता है हमारे शरीर में। जैसे जितने भी पोषक तत्व हैं सभी के अलग अलग कार्य हैं। कुछ मुख्य कार्य हैं, करते तो सभी कुछ ना कुछ हैं, सभी कार्य में शामिल होते हैं, बट किसी के कुछ मुख्य कार्य हैं, कुछ अतिरिक्त कार्य हैं। जैसे हम ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को ही। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। ओके, तो इसका मुख्य कार्य होगा मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना, मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना। और अतिरिक्त कार्य है शरीर का निर्माण एवं मरम्मत। शरीर का निर्माण एवं मरम्मत। ओके, तो इसका कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करता है। उसके अतिरिक्त उसके बाद ये शरीर निर्माण और मरम्मत का भी कार्य करता है। और दूसरा हमारा हुआ प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य कार्य फ्रेंड्स, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण एवं मरम्मत करना और उनको रक्षा यानी सुरक्षा प्रदान करना भी होता है। एक तरह से जैसे देखिए कोशिकाओं का के निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है ना, फिर विभिन्न तंतुओं की जब टूट फूट हो, कोशिकाओं से ही तो हमारे अंगों का निर्माण होता है। तो उसी तरह से कोशिकाओं के निर्माण में यानी शरीर के निर्माण में जो है प्रोटीन सहायक होता है। और जैसे टूट फूट होती है, हम कोई कार्य करते हैं कोशिकाओं में टूट फूट होती है, तो उसकी मरम्मत में भी सहायक होता है और सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायक होता है। जैसे ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण, तंतुओं के टूट फूट की मरम्मत, और क्या होता है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करना भी इसका कार्य होता है। रक्षात्मक कार्य, ये इसके मुख्य कार्य हैं। प्रोटीन के मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करना और शरीर को रक्षा प्रदान करना यानी रक्षात्मक कार्य इसके अंतर्गत आता है। अतिरिक्त कार्यों में प्रोटीन हमें ऊर्जा प्रदान, जब हमको कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से किसी कारणवश कभी नहीं ऊर्जा प्राप्त होती है तो हम विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से हम प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये अतिरिक्त कार्यों में आता है, ऊर्जा प्रदान करना। ओके, ये आपका प्रोटीन हो गया। और तीसरा आपका है फैट्स यानी वसा। वसा का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का भी मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना है। वसा का मुख्य कार्य हमें ऊर्जा प्रदान करना होता है। ऊर्जा प्रदान करना। ओके, और ये अतिरिक्त कार्यों में शरीर के निर्माण में भी यह सहायक होता है। शरीर निर्माण यह इसका अतिरिक्त कार्य है। अब हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स का मुख्य कार्य क्या है और इसका अतिरिक्त कार्य क्या है। चौथा आपका हुआ विटामिन। विटामिन का भी हम लोगों ने पढ़ा है। विटामिन जो है
वो माइक्रो यानी सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। बट हमने बताया है कि इसका भी हमारे शरीर में महत्व तो उतना ही है, बट उसकी अपेक्षा इसकी आवश्यकता कम होती है। तो इसका कार्य क्या है? शरीर को रक्षा करना, शारीरिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण प्रदान करना। शरीर की रक्षा, शारीरिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण। ओके फ्रेंड्स, इसके मुख्य कार्य हैं शरीर की रक्षा करना, शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण, यानी उसकी जो विभिन्न शरीर की क्रियाएं हैं उनके रेगुलेशन को सही से बनाए रखना। और इसका अतिरिक्त कार्य क्या है? शरीर निर्माण एवं मरम्मत। अतिरिक्त कार्यों में निर्माण आता है, निर्माण एवं मरम्मत। विटामिन का मुख्य कार्य शरीर की रक्षा, शारीरिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण, और अतिरिक्त कार्यों में आता है शरीर का निर्माण एवं मरम्मत। अब आपका क्या है? विटामिन के बाद मिनरल्स यानी खनिज लवण। खनिज लवण फ्रेंड्स, इसकी भी हमारे शरीर में बहुत आवश्यकता होती है। ये विभिन्न क्रियाओं में सहायक होता है। ये शरीर की रक्षा करने में, शरीर के निर्माण में, नियामक कार्यों में भी यह सहायक होता है। ये शरीर की रक्षा, ये विभिन्न कार्यों में सहायक होता है। शरीर की रक्षा, शरीर का निर्माण, नियामक एवं नियंत्रण में सहायक होता है। खनिज लवण का कार्य शरीर की रक्षा करना भी है, शरीर निर्माण, नियामक और नियंत्रण में यह सहायक होता है। ये मुख्य हमारे 5 हैं। और जल को भी हम पोषक तत्वों में ऐड किए हुए हैं। आपका है जल यानी वाटर। और ये जल जो होता है ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। हमारी शारीरिक क्रियाओं के नियमन एवं नियंत्रण में भी सहायक होता है। जैसे जो जल है यह जो है विभिन्न जैविक क्रियाओं में सहायक होता है, और ये हमारी हमको सुरक्षा प्रदान भी करता है। जैसे बिना जल के अगर हम लोगों की बॉडी में जल नहीं है तो जैसे पूरी बॉडी जो है पत्थर की समान हो जाएगी, उसमें ये लचीलापन नहीं रहेगा। तो उसके लिए उसमें जल मिला हुआ, ब्लड क्या मेरा सूखा थोड़ी ना है, ब्लड में मेरा वाटर यानी जल मिला हुआ, तभी तो वो, जैसे जल का एक कार्य ये भी हो गया कि विभिन्न पदार्थों को शरीर के विभिन्न पार्टों, सभी भागों तक पहुंचाता है और उत्सर्जन में भी सहायक होता है। यह जल का मुख्य कार्य है कि यह विभिन्न पदार्थों के स्थानांतरण में यानी रक्त के माध्यम से वो पूरे शरीर में पहुंचाता है विभिन्न पदार्थों को, और उत्सर्जन में भी ये सहायक होता है। और एक कार्य इसका यह है, यह शरीर के ताप को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। तो जल का भी हमारे पोषक तत्वों में विशेष महत्व है। या शरीर के नियमन एवं नियंत्रण में, शरीर के नियमन और नियंत्रण में सहायक, या शरीर के नियमन और नियंत्रण में सहायक होता है।
और अतिरिक्त कार्यों में यह शरीर निर्माण और मरम्मत में भी सहायक होता है। शरीर निर्माण एवं मरम्मत में भी यह सहायक होता है। तो जल भी हमारे शरीर में विशेष महत्व है। यह हमारी विभिन्न जैविक क्रियाओं में भाग लेता है, हमारे शरीर के नियमन और नियंत्रण में सहायक होता है, या विभिन्न पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक होता है, और उत्सर्जन में यानी जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको मलमूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने में ये सहायक होता है, और हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करने में जल सहायक होता है। ये इसके मुख्य कार्य हैं, और इसके अतिरिक्त कार्य शरीर निर्माण एवं मरम्मत में भी यह सहायक होता है। फ्रेंड्स, तो ये हमारे पोषक तत्व हो गए विभिन्न, और ये उनके मुख्य और अतिरिक्त कार्य हो गए हैं। अब इसको जैसा कि हमने समझा दिया, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए, माइंड में बनाए रखने के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, मैं साइड में हो जा रही हूँ, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रोटीन का कार्य, ये प्रोटीन के कार्य में ही आएगा। वसा का अतिरिक्त कार्य नहीं दिया हमने, और ये इसका हो गया, ये जल का हो गया। ये जल का ही है। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। वसा का काम, वसा का अतिरिक्त कार्य शरीर निर्माण करना है, और ये जो है विटामिन्स का हो गया, और ये आपका जल का हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट से जैसे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ये ऊर्जा हमको कैसे प्राप्त होती है, किस माध्यम से प्राप्त होती है, इसके स्रोत क्या है, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा लेती हूँ। ओके, अब हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा आपको ऊर्जा के बारे में समझाएंगे। उसके बाद हम अपनी टॉपिक कार्बोहाइड्रेट एक सभी पोषक तत्वों के बारे में हम आपको बताएंगे। विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों है, किन पोषक तत्वों से कौन सी कमी होती है, अधिकता से कौन से रोग होते हैं, किन स्रोत से हमें विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, सभी के बारे में हम आपको बताएंगे एक एक टॉपिक वाइज। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, वाटर, सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। अब आज हम ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब ये समझना जरूरी है कि ऊर्जा हमको कैसे प्राप्त होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, इसकी क्या आवश्यकता है। फ्रेंड्स, तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने शरीर की तुलना एक गाड़ी से कर सकते हैं, जैसे व्हीकल से। विभिन्न प्रकार की जितनी गाड़ियां हैं तो उनको वो चलती है ना, गति करती हैं, तो उनको गति करने चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा उनको कहाँ से मिलता है, कैसे वो गति करती हैं, गति करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, तो उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, उनको ऊर्जा जो है पेट्रोल और डीजल के माध्यम से मिलती है। जैसे पेट्रोल और डीजल जो है
उसके माध्यम से उन्हें ऊर्जा मिलती है। पेट्रोल और डीजल डाला जाता है, वो वायु में ऑक्सीजन के माध्यम से ईंधन को जलाते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है और वे गति करते हैं। ओके, जैसे ऑक्सीजन के द्वारा वो वायु में ऑक्सीजन के माध्यम से डीजल और पेट्रोल जो है ये ईंधन के माध्यम से जलते हैं, तो उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी है। एक तरह से जैसे हमारे शरीर को गति करने के लिए, कार्य करने के लिए, उठने बैठने, विभिन्न कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वह ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन के माध्यम से। और सबसे अधिक ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ठीक उसी तरह जैसे गाड़ी को चलने के लिए, मूव करने के लिए, गति करने के लिए पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है, जो उन्हें जलकर ईंधन के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है चलने के लिए। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है। विशेष तौर से कार्बोहाइड्रेट के द्वारा से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। अब फ्रेंड्स एक बात ये आती है, कई लोग सोचते हैं जैसे जब इंसान बैठा हुआ है या सो रहा है, लेटा हुआ, कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, वह शांति से बैठा हो, क्या तब भी उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है? आप लोग बताइए, अगर इंसान बैठा हुआ, कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, चलता है, चल भी नहीं रहा है, लेटा हुआ, सोया हुआ है या बैठा हुआ है, तो क्या उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, उसको ऊर्जा की आवश्यकता फिर भी होती है। जब वो बैठा रहता, सोया रहता, कोई भी काम नहीं करता है, तो भी उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मानव शरीर की क्रियाएं जो हैं कितने प्रकार की हैं? ऐच्छिक और अनैच्छिक। शारीरिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? शारीरिक क्रिया या कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। अब ऐच्छिक क्रिया क्या होती है? ऐच्छिक क्रिया वह होती है जिसपे हमारा नियंत्रण होता है, हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। जैसे चलना हुआ, दौड़ना हुआ, खाना पीना, जो भी कार्य हम अपनी इच्छा से करते हैं वो ऐच्छिक क्रिया होती है। तो ऐच्छिक कार्यों में हमको चलने के लिए, दौड़ने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। ठीक उसी तरह से अनैच्छिक क्रिया जो है यह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। हम इसमें, इन क्रियाओं में हमारा नियंत्रण नहीं होता है, ये हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं चलती है। यानी अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी हुई? जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती है, उन्हें हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। अब अनैच्छिक क्रिया कौन सी होंगी? जैसे हम जो है अगर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो दिल तो हमारा धड़क ही रहा है ना, गुर्दा तो काम ही कर रहा है, श्वास तो हम ले ही रहे हैं, फेफड़ा हमारा वर्क कर ही रहा है कि नहीं? जब हम लोग कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, रक्त परिसंचार तो हो ही रहा है, ये सारी क्रियाएं तो होती रहती हैं बॉडी में, चाहे हम लेटे हुए, सोए हुए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं आपकी अनैच्छिक क्रिया हैं और ये हमारे शरीर में परमानेंट होती रहती हैं। तो इन क्रियाओं को होने के लिए, जैसे गुर्दे का काम है, अपना काम कर रहा है, श्वसन क्रिया चल रही है, हो रही है, फेफड़े का काम चल रहा है, हार्ट बीट चल रहा है, इन सारी कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बट वो हमको ऊपर से दिखाई, एक्सटर्नली दिखाई तो नहीं देता, बस इंटरनल तो क्रियाएं हो ही रही हैं, तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों क्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार हो, जैसे इच्छा अनुसार, जैसे चलना, दौड़ना, कार्य करना, ये सब हमारी ऐच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, हमारा उस पर नियंत्रण नहीं होता है, ऐसी क्रियाएं कौन सी हैं? दिल का धड़कना, सांस लेना,
और क्या हुआ, हमारा फेफड़ा जो वर्क करता है वो भी हुआ, और फेफड़े का भी कार्य चलता रहता है, और गुर्दे का कार्य, पाचन क्रिया का कार्य, ये सारे काम हम सांस लेते हैं फेफड़ों द्वारा, ये सारे कार्य हमारे चलते रहते हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं, बट ये हम चाहे लेटे हो, चाहे सोए हुए हो, चाहे बैठे हो या कोई भी कार्य नहीं करते, फिर भी इंटरनली हमारे बॉडी में ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं। इन क्रियाओं को होने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों क्रियाओं में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का होना, फैट्स का होना बहुत ही जरूरी है। ओके, समझ में आया? आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और है, जैसे इसको नोट कर लीजिए, जैसे हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले जो मुख्य तत्व हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रमुख तत्व, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रमुख तत्व, प्रमुख तत्व हमारा क्या है? प्रोटीन, और क्या हुआ? विटामिन्स, वसा और जल है। ये हमें प्रमुख रूप से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी फैट जो है उसकी अपेक्षा उनका कार्य, मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना है, और ये सारे तत्व हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन, विटामिन, वसा और जल। ओके, सॉरी, हमने बोला कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं है, बट हमने यहाँ लिख दिया है, इसको हटा देते हैं, यहाँ मिनरल्स होगा, गलती से लिख दिया है, लवण। वसा और कार्बोहाइड्रेट का कार्य तो जो है ऊर्जा प्रदान करना है, बट मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर का काम है। ओके, अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है, सबसे अधिक जो है ऊर्जा हमें किससे मिलती है और कितनी मिलती है? तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक ऊर्जा यानी एनर्जी हमको जो है फैट से मिलती है। इसको हम नोट कर सकते हैं, जैसे 1 ग्राम फैट्स यानी वसा से हमको 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम वसा, सॉरी 9.1, 1 ग्राम वसा से हमको 1 ग्राम वसा से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, सबसे अधिक ऊर्जा हमको किससे प्राप्त होती है? फैट से प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से हमको 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कार्बोज
कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट दोनों कह सकते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, अब आई प्रोटीन की बात। प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो ठीक उसी तरह से 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये सारी चीजें आपकी पूछी गई हैं, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। कहीं भी इसको अच्छे से नोट करिए। ये पूछा जाता है 1 ग्राम वसा से हमको कितने कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो 9.1 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हो। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से हमको बराबर, बट वो इससे हमको 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये 4.2 है फ्रेंड्स, 4.2, ये 1 है, ये 2 है। ओके, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब उसी तरह से जैसे ये जल जो है, जल का हमारे शरीर में, हमारे शरीर के भार के हिसाब से लगभग 2% जल हमारे शरीर का खर्च हो जाता है। प्रतिदिन हमारे शरीर के भार का 2% जल प्रतिदिन खर्च हो जाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जल का विशेष महत्व है, इसकी बहुत आवश्यकता है। इसको आप फ्रेंड्स नोट कर लीजिए।